सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, जराइम की वारदातें कराची में बढ़ चुकी हैं और उसी से आज के प्रोग्राम का मैं आगाज़ करूँगी। और अगर हम बात करें कराची की, तो पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाला कराची आबादी के बढ़ते दबाव के बायस न सिर्फ पुराने मसाइल यहाँ पर संगीन सूरत हाल इख्तियार करते जा रहे हैं, बल्कि जराइम की शरह भी बढ़ रही है, जिससे शहरियों की जिंदगी अजीरन होकर रह गई है। आज सुबह रोशनियों के इस शहर कराची में एक और जिंदगी का चिराग गुल कर दिया गया। सहाफ़ी अतहर मतीन का कत्ल लुटेरों के हाथों जानी नुकसान का पहला वाक़या नहीं है। शहर कायद में जराइम पेशा अफराद का राज कायम है। ऐसा लगता है कि सूबाई हुकूमत ने शहर की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा हुआ है। लावारिस शहर में लुटेरे दंदनाते फिर रहे हैं, आवाम का माल लुट रहा है, इज्जतें भी तार तार हो रही हैं, लेकिन सूबाई हुकूमत चैन की बांसुरी बजा रही है। पुलिस सड़कों से गायब है और डाकू सड़कों पर राज कर रहे हैं। गुज़िश्ता माह मज़ाहिमत पर पुलिस एहलकार समेत 11 अफराद कत्ल किए गए, 55 अफराद को फायरिंग करके जख्मी किया गया, 3700 अफराद को उनकी गाड़ियों और उनके कीमती सामान से महरूम कर दिया गया। कराची में आज़ाद घूमते डाकुओं को कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार तो रोकने में हमेशा ही नाकाम नजर आए हैं। ऐसे में शहरी अपने बचाव के लिए मैदान में आए तो अपनी जानें गंवा देते हैं। करें तो क्या करें? वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहते हैं कि बस टैक्स पर टैक्स देते रहें, मगर इस टैक्स देने का आवाम को क्या तहफ़्फ़ुज़, क्या सहूलियात मैसर आ रही हैं? हर मोटरसाइकिल और गाड़ी को रोड पर लाने वाले आवाम टैक्स देती है, मगर उसके बावजूद इन्हीं सड़कों पर उसकी ज़िंदगी का स्ट्रीट क्राइम के दौरान खात्मा कर दिया जाता है। कौन देगा इस शहर के बासियों को तहफ़्फ़ुज़? कब तक चंद हज़ार के मोबाइल फ़ोन के पीछे किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी का शौहर, किसी का भाई अपनी ज़िंदगी को गंवाता रहेगा? कराची को सेफ सिटी बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए, जदीद कैमरे नस्ब किए गए, मगर उसके बावजूद निज़ाम में जर्रा बराबर तब्दीली क्यों नहीं आई? कौन दे है जवाब दे? अगर हम कराची की सूरत हाल की बात करें तो कौन हमें जवाब देगा? हम किससे बात करें, किससे पूछें कि अगर हम अपने शहर में सड़कों पर हैं, बाहर हैं, गली में हैं या फिर घर में बैठे हुए हैं तो क्या हमारी इज्जतें महफूज है, हमारी जान, हमारी माल महफूज है कोई जवाब देने वाला? इस पर हम बात करेंगे, लेकिन ज़रा के वाक़े की बात कर लेते हैं। जिस तरीके से सहाफ़ी अतहर मतीन, जिनको आज बहिमाना कत्ल जिनका किया गया, और उन्होंने क्या किया था, सिर्फ डकैती रोकने की कोशिश की थी, और अब तक की जो सूरत हाल सामने आई है वो यही आई है कि एक मोटरसाइकिल सवार जो डकैत थे वो मोटरसाइकिल ही छीनने की कोशिश करे, इसको उन्होंने रोकने की कोशिश की। क्या सूरत हाल हुई और अब तक क्या कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, कोई कमेटी बनाई गई है, इसी पर हम बात करेंगे। सलमान सलीम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। सलमान, वैसे तो रोज़ बरोज़ हम देखते हैं शहर कायद में डकैती की वारदातें, डकैती मज़ाहिमत पर कत्ल की वारदातें बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन आज क्या हुआ था, ज़रा इस वाक़े के हवाले से बताइए, और उसके बाद क्या सूरत हाल रही है? जी बहुत शुक्रिया सुमैया। देखिए, आज ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। सुबह सवेरे जो अतहर मतीन है, एक निजी टीवी चैनल के अंदर सीनियर प्रोड्यूसर की हैसियत से अपने फ़राइज़ पर अंजाम दे रहे थे, जबकि आज सुबह जब उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप किया और वापसी अपने घर की तरफ गामजन थे, तो बीच सड़क के ऊपर जो है वो दो मुसल्लम मुल्ज़िमान की जानिब से एक शहरी के साथ डकैती की वारदात की जा रही थी। इन्होंने जो है वो उस वारदात उन डकैतों के ऊपर जो है वो डकैतों ने मारी, जबकि वो डकैत जो है वो नीचे गिरे और उठने के बाद डकैतों की जानिब से फायरिंग कर दी गई और इनको जो है वो मौके के ऊपर ही जाँ बाग कर दिया गया। एक गोली का खोल जो है वो वहां से बरामद हुआ है। 30 बोर पिस्टल बताई जाती है जो इस पूरे वाक़े के अंदर इस्तेमाल हुई है। ताहम एक ही गोली उनके सीने में लगी है जो जानलेवा साबित हुई है, जिसके बाद पुलिस जो है वो हरकत में आई, कानून नाफिज करने वाले हरकत में आए, उस जगह को सील किया गया, एतराफ की CCTV निकाली गई। पुलिस के साथ साथ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट SIU के जो SSP है आरिफ अजीज, उनको मौके के ऊपर जो है क्राइम सीन यूनिट मौके के ऊपर पहुंचा, तमाम तर शवाहिद इकट्ठे किए, लेकिन फिर भी सवाल यही खड़ा होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान सलीम। अब हम वाक़े के बारे से बता रहे थे, इसी वाक़े पर हम बात करेंगे। SSP ताहिर अहमद नूरानी साहब में ज्वाइन करें। ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये वाक़या, इसके हवाले से क्या शवाहिद अब तक पुलिस को मिले हैं, क्या सूरत हाल है इस इलाके में, क्या वारदातें बढ़ गई हैं, क्या बताएंगे आप हमें? देखिए जी, हमने जैसे ये वाकया हुआ तो 15 मिनट के रिस्पॉन्स पे हमारी पुलिस वहाँ पहुंची है। वहाँ से जो शवाहिद इकट्ठे किए गए तो वहाँ से हमें 3 MTs होल मिले हैं और इसके अलावा
वो मोटर बाइक जिस पे वो लोग आए थे, और उसका हमने रिकॉर्ड और डेटा निकाल लिया है और हमारी टीमें रवाना हो चुकी हैं, और इसमें मजीद हमें इंशाल्लाह कामयाबी की उम्मीद है। और जैसे ही हम फाइनलाइज करते हैं कामयाबी तो हम आपसे के साथ शेयर करेंगे। जहाँ तक ताल्लुक है कि हमारा रिस्पॉन्ड फौरन था, सुबह का टाइम था 8:30 बजे के करीब। मतीन साहब जो है मरहूम मतीन शहीद, वो जा रहे थे बच्चों को स्कूल छोड़ के वापस शायद, तो वो जिसको पहले अगली गाड़ी ने टक्कर मारी, फिर उसके बाद इनकी गाड़ी से उनको टक्कर लगी, जैसा कि फुटेज में आपने देखा भी है, और उसके बाद उन्होंने ये फायर किए। तो मजीद हम इस कंटिन्यूटी में हम चले गए हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक करीब भी पहुंच गए हैं, और इसको ना सिर्फ हम डिटेक्ट करेंगे इस केस को, और मजीद जो इस तरह के वाकयात है उस पर भी कंट्रोल करने के लिए हिकमत अमली हमने बना ली है, और इंशाल्लाह इसके लिए भी हम बेहतर एक स्ट्रेटजी को तैयार कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि ताहिर साहब हम बात करें इस इलाके की, सेंट्रल में जितने भी इलाके आते हैं, मिलाका मकीन ये कह रहे हैं कि यहाँ पर वारदातें रोज़ का मामूल है, वारदातें बहुत बढ़ गई हैं। क्या इससे पहले अगर डकैती की वारदातें हुई, क्या उस पर कोई गिरफ्तारियाँ अमल में लाई गई, या CCTV कैमरों की मदद से किसी की शनाख्त हो पाई? देखिए, बात ये होती है कि जी बहन तक हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है कि हमने गिरफ्तारियां की हैं, मुकाबलों में मारे गए भी हैं डाकू, और कितनों को जख्मी किया गया है, हमारी बरामदगी भी हुई है सामान की, और ये जेलों में भी गए हैं, और जेलों से फिर हम रिकॉर्ड भी इकट्ठा कर रहे हैं जो जमानत पर हो जाते हैं या जब बरी हो जाते हैं। फिर इसके अलावा जो है वो हम उनके फॉलोअर्स पे भी हम लगे हुए होते हैं। अब ये डिस्ट्रिक्ट सेंटर का जो एक डायनामिक है, जिस तरह आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट सेंटर के साथ जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट वेस्ट भी लगता है, और औरंगी टाउन का इलाका, कटी पहाड़ी, अच्छी आबादियां हैं, ये कुछ इस तरह के रास्ते हैं, एग्जिट और एंट्रेंस के हैं, जहाँ से ये आते हैं। और उसके बाद अगर मैं सिर्फ नाथ थाने के बारे में ही आपको बताऊं कि अगर उस नाथ थाने की हद में तकरीबन 10 से 12 लाख लोगों की रिहाइश है और उनके कारोबारी जगहें हैं, और वहाँ उस थाने की जो टोटल स्ट्रेंथ है हमारी वो 60 काम करती है। मगर फिर भी काफी हद तक हम कोशिश करते हैं कि हर गली में अगर ना जा सकें या हर रोड पे हम ना खड़े हो सके तो कम से कम कैमरा, CCTV कैमरा से हम मदद लेते हैं, और इसके लिए मजीद इसकी बेहतरी के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। ताहिर साहब, अब ज़ाहिर पुलिस को भी कहीं ना कहीं मुश्किलात तो आती हैं जब इतनी तादाद में क्राइम बढ़ जाता है शहर में, तो क्या आपको किस किस्म की मुश्किलात पेश आती हैं? कहाँ प्रॉब्लम आती है कि नफरी बढ़ाने की ज़रूरत है, या परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं कोई झोल नज़र आता है? देखिए, मसाइल तो बहरहाल रहते हैं, जाहिर बात है मसाइलों के साथ कुछ वसाइल की भी प्रॉब्लम आती है, मगर जैसा कि शहर बहुत बड़ा है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है कराची का, और हमारे पास तो और जगहों के मुकाबले में भी इक्विपमेंट अच्छे हैं, हर चीज अच्छी है। अच्छा। तो मुश्किलात का तो तस्करा हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा काम है मुश्किलात को मुंह देना, मगर ये जरूर है कि बाजों का जब ये एक फेज आता है इस तरह का कि थोड़ा स्ट्रीट क्राइम बढ़ जाता है तो कुछ में थोड़ी सी हमें ये एक प्रॉब्लम आती है, लेकिन इंशाल्लाह कुछ यूनिट्स जो अभी वजूद में आने वाले हैं और अच्छा। कुछ दूसरे यूनिट्स भी हमारा साथ दे रहे हैं, तो अब रिकॉर्ड में क्रिमिनल्स को हम जो है रिकॉर्ड की मदद से जो है इनको गिरफ्तार किया जाएगा। रिकॉर्ड की मदद से भी गिरफ्तार किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। सेंट्रल ताहिर अहमद नूरानी साहब मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे, इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें अहमद चनाई साहब, साबिक CPLC चीफ हैं। बहुत शुक्रिया आपका अहमद चनाई साहब। क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है कि जब हम डाटा की बात करते हैं कि कराची में क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है, ना सिर्फ क्राइम बल्कि ये क्राइम की वारदात के दौरान, डकैती मज़ाहिमत के दौरान जो लोगों को कत्ल कर दिया जाता है, इसके पीछे आपको सबसे बड़ी वजह क्या नज़र आती है? बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिए, बात यह है कि कराची में स्ट्रीट क्राइम्स का अज़्दहाम जो है वो कल भी वैसा ही था, आज भी वही है। एक सबसे बड़ा फर्क इसमें यह आया है कि अब इसमें शिद्दत पसंदी आ गई है। शिद्दत पसंदी से मुराद ये कि वो आर्म्ड होते हैं और वो गोली चलाने से भी दरेग नहीं करते, और ये एक बहुत ही तशवीशनाक बात है। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स को काबू पाने के लिए बहुत सारे मेजर्स जो है उसकी बात की गई है। हमने हमेशा है कि थाने की जिम्मेदारी जो है वो डाली जाए। जब तक थाने की जिम्मेदारी आप नहीं डालेंगे और उसको स्पेशलाइज्ड यूनिट्स पे डाल देंगे तो फिर हमें इसके मजबूत नतीजे बराबर नहीं होंगे। थाना रिस्पॉन्सिबल है कि उसके इलाके में स्ट्रीट क्राइम हो, उसको काबू करना, थाने की नफरी को स्ट्रेंथन करें, थाने को तमाम जो सहूलियात है इस सिलसिले में पहुंचाई जाएं। और जब तक हम इन पुलिस स्टेशन लेवल पे जो है वो अपनी स्ट्रेंथ को मजबूत नहीं करेंगे, हम जो है वो स्ट्रीट क्राइम के इस
काम में जो है वो फंसे रहेंगे कि आज खुदा न खास्ता किसी को नुकसान पहुंच गया, कल किसी को नुकसान पहुंच गया। कराची का एक बहादुर सहाफ़ी, निडर सहाफ़ी जो है वो आज इसका शिकार हो गया। और हम समझते हैं कि ये वक्त है कि हमारी कराची पुलिस को, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को, सिंध गवर्नमेंट को जो है वो कॉन्क्रीट स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हम स्ट्रीट क्राइम के मैने से बच सकें। अहमद शनाज साहब, एक तल्ख हकीकत ये भी है, कराची में रहने वाले शहरी कराची पुलिस पर एतमाद का इजहार नहीं करते। वो कहते हैं कि पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, अगर हम थाना कल्चर में गए तो हम यहाँ पर खुद फंस के रह जाएंगे, बल्कि हमारे ऊपर ही मुसीबत आ जाएगी। फिर सबसे बड़ी बात जो आपने की परफॉर्मेंस की, तो हमने पिछले दिनों देखा कि एक लड़का जिसका कत्ल किया गया उसके घर के बाहर ही डकैती मज़ाहिमत पर, जिसका नाम शाहरुख था, उसके डकैती मज़ाहिमत कत्ल पर एक पुलिस कांस्टेबल मुलव्वस निकला था। बाद में ये बात भी सामने आई थी। तो ये जो एक एतमाद की फ़ज़ा है, ये भी तो नहीं है कराची में कि पुलिस पर एतमाद हो शहरियों का? देखिए, बात यह है कि गंदे लोग उस डिपार्टमेंट में होते हैं जो जराइम पेशा भी होते हैं। 100% लोग अच्छे नहीं होते, अच्छी खासी तादाद लोग अच्छी की होती है। जहाँ तक कॉन्फिडेंस का ताल्लुक है तो आज कराची पुलिस परफॉर्म करना शुरू कर दे तो अगले दिन से जो है वो लोगों का कॉन्फिडेंस हो जाएगा, इसमें कोई नहीं है। तो ये सिर्फ हमारा एक माइंडसेट है कि जिसको हमने ठीक करना है। कराची पुलिस अपनी कारकर्दगी दिखाए और कोई वजह नहीं कि कराची के लोग जो है वो हम तो पूरा एतमाद ना करें। अच्छा अहमद शनाज साहब, आजकल जिस तरह से वारदातें हो रही हैं, जराइम की वारदातें, आपको लगता है कि इन आजकल जराइम की वारदातों में कहीं ना कहीं कुछ मुमासलत 2012-2011 में जो जराइम की वारदातें होती थी उनसे कुछ मिलती है? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि रुका नहीं था, जराइम जीरो नहीं हुआ था। कहीं मुमासलत नजर आती है आपको 2012-11 की? देखिए, 2011-12 एक मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट था और वो कॉन्सेप्ट ये था कि उसमें तमाम किस्म की जराइम जो हैं वो जारी थे। अगवा बर तावान थी, दहशतगर्दी थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अगवा बर तावान और दहशतगर्दी से जो है वो निजात पा चुके हैं, लेकिन स्ट्रीट क्राइम जो है वो कल भी उसी सूरत में मौजूद था, आज भी उसी सूरत में मौजूद है। और सिर्फ के नंबर्स की रिपोर्टिंग जो है वो कितनी होती है। जहाँ कई नंबर्स की रिपोर्टिंग अगर कम हो जाती है तो हमें लगता है कि स्ट्रीट क्राइम कम हो गए हैं, लेकिन इससे एक और सबसे बड़ा मसला जो है वो हमारे माशी मसाइल है। जो माशी मसाइल हैं वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है इन स्ट्रीट क्राइम को परवान चढ़ाने में। याद रहे कि क्रिमिनल जब भी आता है बड़ा कमजोर और डरपोक होता है और वो अपने डिफेंस में अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो उसका गोली चलाना जो है वो एक फितरी अमल है, और जब वो गोली चलाता है तो ज़ाहिर नुकसान जो है वो हमारा होता है, इन मासूम शहरियों का होता है, हमारे मासूम लोगों का होता है। सही कह रहे हैं। और अब बड़े दावे किए गए थे सिंध हुकूमत की जानिब से भी, सिंध पुलिस की जानिब से भी, कराची को सेफ सिटी बनाया जाएगा। यहाँ पर कई हज़ारों कैमरे लगाए गए, करोड़ों अरबों रुपए इस पर खर्च भी की गए। ये कैमरे कहीं चलते भी हैं, CCTV फुटेजेस भी मौजूद होती हैं, लोग नहीं पकड़े जाते हैं और पता भी होता है शायद कहीं ना कहीं कि ये लोग कहाँ छुपे होते हैं, इनके ठिकाने कौन से होते हैं। देखिए, सेफ सिटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अमूमन पूरी दुनिया में मैं समझता हूँ पूरी इंटीग्रेशन के साथ चलते हैं। हमारे पास अव्वल तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, और जितना भी सेफ सिटी के कैमरेज हमारे पास लगे हुए हैं उनकी जो है वो ऑनलाइन मॉनिटरिंग तो अपनी जगह पर है, उनके बैकअप यूनिट्स नहीं है। ये बाद में जो है वो कैमरे जो है वो टीवी चैनल्स की जीनत बनते हैं कि जहाँ पे वो फुटेजेस दिखाते हैं कि ये आए और मार के चले गए। सर वो मैं यहाँ करेक्ट कर दूं, ज्यादातर वो घरों के बाहर या दुकानों के बाहर लगे हुए कैमरे भी होते हैं। जी देखिए, सेफ सिटी प्रोजेक्ट का एक कॉन्सेप्ट ये है कि जितने भी कैमरे लगे हुए हैं, आजकल IT की दुनिया है, वो सारे सेंट्रल उससे लोकेटेड हों, सेंट्रली कनेक्टेड हों, और जब सेंट्रली कनेक्टेड हो जाएं तो फिर बैकअप यूनिट्स जो हैं जब ये क्राइम हो रहा होता है वो एक्टिवेट होते हैं और वो जाके क्रिमिनल्स को रोकते हैं। जब क्रिमिनल्स को ये डर होगा कि जी हम हर वक्त कैमरे की मॉनिटरिंग में हैं, पूरा पाकिस्तान हमें देख रहा है, हर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हमें देख रही हैं, तो फिर उनकी वो हिम्मत नहीं होती जो आज हिम्मत है। इसमें आप वफाकी हुकूमत का किरदार कैसे देखते हैं इस तमाम तर सूरत हाल में? मैं आवाज पूरी नहीं आई। वफाकी हुकूमत का किरदार कैसा देखते हैं आप अहमद शनाज साहब इस तमाम तर सिचुएशन में? ये लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी जो है वो सूबाई हुकूमत की होती है। सूबों में, शहरों में वफाकी हुकूमत का किरदार ये होता है कि एक अच्छा IG जो है वो रिकमेंड कर दे। अब अगर अच्छा IG नहीं आया हुआ या वो परफॉर्म नहीं कर रहा तो फिर वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि उसकी तब्दीली पे गौर करे।
बाकी तमाम तर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी जो है वो सूबाई हुकूमत की होती है, और सूबाई हुकूमत जाहिर है आईजी के जरिए पूरे सिंध में लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन सर आप ये जानते हैं ना कि इस पे कितना कॉन्फ्लिक्ट है सिंध हुकूमत, वफाकी हुकूमत का आईजी तब्दीली के हवाले से। सिंध हुकूमत ये समझती है कि बार बार तबादले तकर्रियाँ भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। देखिए, मैं इस बात का कायल हूँ कि जब आपने सूबाई खुद मुख्तारी दी हुई है तो सूबा बेहतर तरीके से ये जानता है कि कौन से लोग जो हैं वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, और अगर ये परफॉर्म नहीं कर सकते तो फिर जाहिर है वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो बीच में इंटरवेन करे, और पूरे पाकिस्तान की चूंकि वो वफाकी हुकूमत होती है तो उनका भी एक एम्बेट होता है लगना, तो फिर वो इंटरवेन कर सकते हैं और लॉ एंड ऑर्डर को सही करने की बात कर सकते हैं, जैसा कि 2013 के ऑपरेशन में हुआ था 5 सितंबर, जब नवाज शरीफ साहब आए थे और उन्होंने ऑपरेशन किया था, और उसके बाद क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो थी वो काफ़ी हद तक बेहतर हो गई थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अहमद चनाय साहब थे साबिक CPLC चीफ। दुआ ये करते हैं कि अल्लाह करे कराची में अमन कायम हो। कराची का अमन बड़े अरसे बाद बहाल हुआ था, लेकिन उसके बावजूद अभी तक ये स्ट्रीट क्राइम है, ये एक फरीद की तरह इस शहर पर अपना कब्जा जमाए हुए है। लोगों की जान माल इज्जत महफूज नहीं है। ज़ाहिर सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो सूबाई हुकूमत की होती है। हुकूमत को चाहिए और पुलिस को चाहिए कि अपना किरदार इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से अदा करें, क्योंकि लोग परेशान हैं। उनको समझ नहीं आती है कि जब वो अपने घर से बाहर निकलेंगे या घर में ही मौजूद होंगे, घर के दरवाजे पर खड़े होंगे, तो कोई आके उनसे मोबाइल लूटने के दौरान उनकी जान ही ना ले ले। ये बड़ी अजीब और गरीब सूरत हाल है। खैर, आज एक और मामले पर हमने बात करनी है, और अभी कुछ ही देर पहले वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि अवामी राब्ता मुहिम के सिलसिले में मंडी बहाउद्दीन में मौजूद थे, और ये मंडी बहाउद्दीन में अवामी राब्ता मुहिम के सिलसिले में एक जलसे का इनेकाद किया गया था। 821 दिन बाद वज़ीर आज़म ने इस बात का एतराफ़ किया कि हमने नवाज शरीफ को भेजकर बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने जो गुफ्तगू की वो कुछ इस तरह से की, उन्होंने कहा कि पहले तो ये लगता था कि प्लेटलेट्स गिर रहे हैं मियाँ साहब के, कभी बढ़ रहे हैं, कहीं उनको कुछ हो ना जाए, हमने उनको भेजा, लेकिन ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी। साथ ही साथ उन्होंने मरियम नवाज़ को बड़ी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मरियम के ऊपर जितने केसेस हैं, इन केसेस से बचने के लिए अदम एतमाद लेकर आना चाहते हैं, अदम एतमाद ये लाएंगे, और ये चाहते हैं कि किसी तरीके से इनके साथ NRO कर लिया जाए। NRO की बाज़गर्ज दोबारा से क्यों सुनाई दे रही है, और NRO अगर करना भी चाहती है ऑपोजिशन जिस तरह से हुकूमत समझती है, तो वो किसके साथ करना चाहती है, वो कौन है जिसके साथ ये NRO किया जाएगा। और अगर हुकूमत ये समझती है कि ये बहुत बड़ी गलती थी कि मियाँ साहब को यहाँ से भेज दिया गया, तो इसको लाने के लिए हुकूमत कुछ कर क्यों नहीं पाई, और जिस मेडिकल टीम ने ये सारी रिपोर्ट दी उसके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 30 बरस बाद जो अपोजिशन को वो निशाना बना रहे हैं, कह रहे हैं 30 बरस बाद जो पाकिस्तान की असम्बली है वो बगैर डीजल के चल रही है। जिस तरह के अलक़ाब इस्तेमाल किए जाते हैं ख़ास तौर पर हुकूमत की जानिब से, वज़ीर आज़म की जानिब से, इस पर भी सोचना चाहिए। ख़ास तौर पर तर्ज़ अमल होता है हमारा बात करने का, किसी को मुखातिब करने का। जब हम बात करते हैं किसी और कुल के लिए, तो वो हमारे अल्फाज का चुनाव कैसे होना चाहिए, हमारा मुखातिब करने का किसी को अमल कैसा होना चाहिए, और अगर फिर वही आपको बाउंस बैक हो या उसका एक्शन का रिएक्शन आए, तो फिर हुकूमत के अंदर भी उतनी बर्दाश्त होनी चाहिए कि वो उस तनकीद को बर्दाश्त कर सके। क्योंकि आजकल जो हमारे तमाम तर जो सियासी रहनुमा हैं, उनका लबो लहजा, उनका एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाना, उसमें अलक़ाब एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करना, वो बड़े अजीब व गरीब हो गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मरियम साहिबा ये कहती हैं कि मेरे पास टेपें हैं। क्या आपने कभी सुना है कि सियासतदान टेप के ज़रिए किसी को ब्लैकमेल करें? और हम ब्लैकमेल होने वाले नहीं हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो ये लोग ये चाहते हैं कि किसी तरीके से उन्हें NRO दे दिया जाए, जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ ने NRO दिया था। लेकिन बात यह है कि ये NRO देगा कौन, और वो ये भी है कि जब तक जिंदा हूँ कभी इनको NRO नहीं दूंगा। क्या वज़ीर आज़म के पास ये इख्तियार है कि वो किसी को NRO दे सकते हैं? इसी पर हम बात करते हैं। सीनियर एंकर पर्सन उसामा तकरीबन 850 दिन के बाद वज़ीर आज़म को यह एहसास हो गया कि भाई हमने बहुत बड़ी गलती की, हमने मियाँ साहब को यहाँ से जाने दिया, उनको भेज दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सवाल है मेरा वो ये कि ये NRO की बात क्यों कर रहे हैं वज़ीर आज़म फिर से, और मैं NRO नहीं दूंगा। क्या वो NRO दे सकते हैं किसी को? पहली बात तो ये है कि चले नवाज शरीफ चले गए, उनके भाई तो यहाँ पर है, उनकी बेटी तो यहाँ पर है, तो उसके खिलाफ क्या कर लिया है अब तक हुकूमत ने, क्या कर सकी है? सबके सिर्फ बाहर है। अब ये FIA दोबारा बड़ी कोशिश कर रहा है, आज सुन रहे थे जी आज लग जाएगी जनाब उन पर फर्द जुर्म आयद हो जाएगी, वो भी अभी नहीं हो सकी। ये जो लोग हैं उनके लिए क्या कर लिया? अभी आपने देख लिया था, रिपोर्ट भी आ गई एमनेस्टी की, फिर उसमें भी गवर्नमेंट इफ एंड बट्स के ये नहीं ऐसे नहीं है, कानून की हुक्मरानी के हवाले से है ये, तो फिर आपने और क्या करना है?
तो ये इमरान खान साहब पहले भी मान चुके हैं, एहतसाब ना करना हमारी ये मानना है, तो उसको ठीक किसने करना है? सिर्फ अदालतों पर डालकर तो आप ये नहीं कह सकते कि जिन्हें अदालतों ने नहीं दिया अदालतों ने दिया, तो उसके लिए भी आप कानून साजी करें। अब जो प्लेटफॉर्म बनाने की बात हो रही है कि जी जुडिशरी के साथ कोई एक होना चाहिए, लाइजन होना चाहिए, कोई कमेटी होनी चाहिए, तो बिल्कुल उस पर करें काम। तो ये नहीं हो सकता कि सिर्फ आप ये कहें कि जनाब ये गलती हो गई, हमसे गलती हो गई, अब उसका इजाला भी फिर आपने करना है। और फिर वो हुकूमती सारी रिपोर्ट्स थी उस वक्त मौजूद थी, और ये भी यकीनन गवर्नमेंट को अंदाजा था कि नवाज शरीफ साहब गए थे, ये पहले भी जाकर कहाँ आते रहे हैं, तो तभी तो ये जमानत अदालत में मांग रहे थे, तो वो नहीं मिली। तो आपको लगता है कि सिर्फ जुबानी जमा खर्च है? क्योंकि अगर हुकूमत को कुछ करना होता तो पहले अपनी मेडिकल टीम के खिलाफ ही कार्रवाई करते जिन्होंने रिपोर्ट दी अदालत में। वो इसलिए मुश्किल है कि देखिए वो अब भी डॉक्टर यासीन नेस्टर कह रही है कि उस वक्त वो रिपोर्ट ऐसी ही थी, लेकिन अब वो हुकूमत कहती है जी चले उस वक्त अगर बीमार थे, किस तरह इन्होंने किया, तो अब तक उसका कोई सबूत नहीं सामने आया। अब वो जाकर वहां ठीक हो गया, वो इलाज नहीं कर रहे, ये बाकी मिस्ट्री है। यानी हमारी भी समझ में नहीं आता कि जनाब वो जाकर ठीक हो गए वहां पर, तो उनकी कोई रिपोर्ट्स आज तक शेयर नहीं की गई कि अब उनकी हालत कैसी है, कहाँ एक रिकमेंडेशन, एक लेटर बस डॉक्टर का हमेशा आ जाता है, लेकिन उनकी जो पर्सनल रिपोर्ट्स है कि अब उनके प्लेटलेट्स कहाँ पर है, अब उनकी हार्ट की कंडीशन किस तरह है, वो तो अभी तक नहीं शेयर की गई, वो सामने है। ये मिस्ट्री है और मुझे लगता है मिस्ट्री ही रहेगी। अच्छा, क्योंकि एक और मामले बात करना चाहती हूँ मैं उसामा, हमने देखा कि पिछले दिनों एक दूसरे को बहुत इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि एक दूसरे के खिलाफ गलत अलक़ाबात इस्तेमाल किए जाते हैं, एक दूसरे को गलत अल्फाज से मुखातिब किया जाता है, लेकिन जब डीजल का लफ्ज़ खुद वज़ीर आज़म इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं 30 बरस बाद असम्बली डीजल के बगैर चल रही है, तो क्या ये अलक़ाबात दुरुस्त है? इसीलिए कहा जाता है कि पार्लिमानी जुबान, क्यों पार्लियामेंट में कहा जाता है कि आप जो आम बोलचाल में कुछ बुरा भला कहने के लिए अल्फाज इस्तेमाल हो जाते हैं वो भी पार्लियामेंट में इस्तेमाल नहीं दिए जाते। देखिए अगर कोई तू तरह करके बात करेगा ना कोई लीडर, तो आप यकीन जाने उसके फॉलोअर्स जो है वो गालियों पर आएंगे। अगर कोई लीडर गालियों पर आएगा तो फिर आप देखेंगे कि वो थप्पड़ और गुस्सों पर आएंगे, और जब पार्लियामेंट में थप्पड़ और गुस्से होंगे तो अल्लाह खैर रखे, वैसे फिर बाहर सड़कों पर खून खराबा भी हो सकता है। तो ये चीजें हमारे लीडर को सोचनी चाहिए कि अब देखिए कहाँ से शुरू हुआ ये फिर एक ब्लेम गेम है। अब मरियम साहब का क्या है उसको डिफेंड करेंगे, एक दफा भी नहीं कह रही कि जी इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, वो हमेशा कहती है हमारे खिलाफ भी हुई थी, हमारे खिलाफ भी हुई थी। तो आपके खिलाफ ये जब आप इस तरह की चीज शुरू करेंगे तो फिर जाहिर है उसका एक्शन का रिएक्शन भी होगा, फिर वो बर्दाश्त भी आपको करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया उसामा, आप हमारे साथ नाज़रीन प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे तो औरत मार्च पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। हम बात करेंगे औरत मार्च की, और 8 मार्च को जो कि वुमेंस डे के तौर पर मनाया जाता है उस दिन औरत मार्च भी निकाला जाता है। लेकिन जो पाकिस्तान के पाकी वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक क़ादरी हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म को एक ख़त लिखा जो कि मेरे पास मौजूद है, और उन्होंने इस ख़त में जो औरत मार्च है उसके बजाय हया डे मनाने की तजवीज़ दी गई है। इस ख़त में वो क्या कह रहे हैं ज़रा थोड़ा सा मैं पढ़ के सुनाऊंगी। वो ये कह रहे हैं कि जो हुकूक़ निस्वा के अलमबरदार अफराद और इदारे हैं वो मुख्तलिफ जलसे, जुलूसों, तहरीरों और तकरीरों के ज़रिए ख़वातीन के हुकूक़ को बयान करते हैं और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में उनके साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों को ख़त्म करने का अज़म दोहराते हैं। वो ये कह रहे हैं कि यह हकीकत है कि दुनिया भर के सैकड़ों ममालिक का जो सियासी और माशरती माहौल है वो मुख्तलिफ है और हर जगह के मसाइल मुश्किलात अलग अलग हैं। इसी मुनासबत से वहाँ की ख़वातीन के मसाइल मुख्तलिफ होंगे। वो ये कह रहे हैं कि पिछले कुछ साल से औरत मार्च के नाम से ख़वातीन के हुकूक़ से मुतालिक आगाही और शऊर बेदार करने की मुहिम शुरू की गई है। बज़ाहिर तो औरत मार्च को हुकूक़ निस्वा के तहफ़्फ़ुज़ का इन्वान दिया गया है, लेकिन इस मार्च में जिस तरह के बैनर्स, प्ले कार्ड्स और नारों का इजहार किया जाता है उससे ये तासुर मिलता है कि शायद मसला हुकूक़ निस्वा से ज़्यादा इस्लाम की तरफ से दिए गए निज़ाम मुआशरत का है। पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है और यहाँ की अक्सरियत उसूली तौर पर अपनी ज़िंदगी को इस्लामी तालीमात के मुताबिक गुजारने की ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान की अवाम इस बात से बखूबी आगाह हैं कि इस्लाम की तरफ से औरत और मर्द को मिलने वाले हुकूक और जिम्मेदारियाँ अल्लाह ताला के इल्म, मतलब हिकमत और आफ़ियत की आयनादार हैं। मौजूदा या किसी भी दौर का कोई भी निज़ाम अल्लाह ताला के बनाए हुए निज़ाम का मुकाबला नहीं कर सकता और किसी मुसलमान के लिए इस उसूल और अक़ीदे में ज़र्रा बराबर शक की गुंजाइश नहीं है। अपने ख़त में वो ये भी लिख रहे हैं कि आइंदा 8 मार्च यानी कि 2022 को मनाए जाने वाले यौम ख़वातीन में किसी भी तबके को ख़वातीन मार्च या कि औरत मार्च या किसी भी दूसरे इन्वान से इस्लामी मशाइर, मौशरती इक़दार, हया, पाकदामनी, पर्दा, हिजाब वगैरह पर कीचड़ उछालने या उनका तमस्कुर उड़ाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। ये ख़त उन्होंने लिखा है। अब इस ख़त पर हम ज़रा बात करेंगे कि
8 मार्च जो कि ख़वातीन का दिन होता है, उस दिन ये औरत मार्च नहीं होना चाहिए या फिर होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो ये बैनर्स और इन पर जो नारे लिखे होते हैं क्या वो ठीक होते हैं? ज़ाहिर इस पर भी दो डिवाइडेड हैं तबके, तो इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें जमात इस्लामी से डॉक्टर समिया राहील साहिबा। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहिबा। ज़ाहिर है हमारा मुल्क जिस तरीके से अभी नूरुल कादरी साहब ने अपने ख़त में लिखा कि इस्लामी जो मशायर हैं, जो इस्लामी तरीक़ेकार है उसी के हिसाब से हमें चलना चाहिए। ज़ाहिर है पर्दा भी उसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। कुछ लोग पर्दा करते हैं, कुछ लोग पर्दा नहीं करते हैं, लेकिन क्या ये औरत मार्च जो है इस पे जो नारे हैं उन पर आप क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया, बहुत शुक्रिया मुझे इस मौजू पर बोलने का मौका देने का। देखिए, हम 2000 से, मैं खुद यदि हमारा एक इंटरनेशनल मुस्लिम वुमेन यूनियन है जो दुनिया भर के ममालिक में काम करती है, ये तंजीम, और हम खुद यदि हमें यूनाइटेड नेशन का इकोसॉक स्टेटस भी हमारी NGO के पास है, तो मैं खुद औरत के हुकूक के लिए और वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, काम करती हूँ। बिल्कुल। और 8 मार्च जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे है उसको हम अपनाने की कोशिश करते हैं कि जो हमारी माशरती अक़दार हैं, और उसमें हमने ये किया कि जो ख़वातीन इस्लाम है जो कि दुनिया के सामने जिनके कारनामे जो है वो हाईलाइट इतना नहीं किए जाते, जैसे हमारी यानी हम उन्हें ही अपनी फर्स्ट लेडी करार देते हैं। बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है, बीबी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है, बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है, बीबी ज़ैनब है, बीबी मरियम है। इसी तरह से हमने तमाम उन ख़वातीन को जो हमारे लिए रोल मॉडल्स हैं, हम उनको इंटरनेशनल, बिल्कुल इंटरनेशनली हम उन्हीं को आगे लेकर आते हैं और आगे लेकर आना भी चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं आप डॉक्टर। वापस आते हैं प्रोग्राम पर। हमारा मौजू है औरत मार्च, क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या हमारी ये तहजीब हमारे मुआशरत के हवाले से गलत है? हम डॉक्टर समिया राहील साहिबा से बात कर रहे थे, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, और मुफ्ती ज़ुबैर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुफ्ती ज़ुबैर साहब को भी हम वेलकम कहेंगे, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मैं चाहूँगी पहले डॉक्टर समिया साहिबा की बात मुकम्मल हो जाए, वो हमारे साथ गुफ्तगू कर रही थी। जी डॉक्टर समिया साहिबा। जी, मैं बात कर रही थी कि हम लोग 2000 से ही अपने तौर पर हम इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे को मना रहे हैं कि औरतों के हुकूक जितना ज़्यादा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद हमें मिले और उनको हाईलाइट होना चाहिए, बजाय ये कि हम कहें कि जी मुसलमान औरत जो है वो दूसरे दर्जे की शहरी है, या जो मगरबी मीडिया हमारे मुतालिक प्रोपेगेंडा करता है, हम भी हमारे इधर भी सो कॉल्ड जो लोग हैं जिनको इनके पैसे मिल रहे होते हैं वो भी इन्हीं नारों को लेकर तो आगे चल पड़ती हैं। हालांकि हमारे मुआशरे में कहीं पे भी वो प्रिवेल नहीं करती वो चीज, वो नारे और वो चीजें। इसलिए हम किसी और को कंटेम भी नहीं करते, किसी और के ऊपर तनकीद भी नहीं करते, हम अपना काम करते हैं अपने प्रोएक्टिव एजेंडे के तहत। हम 2000 से 22 साल हो गए, हम औरत मार्च भी करते हैं, हम अपने औरत के लिए हुकूक के लिए आवाज भी उठाते हैं। हम इसको डिनाई भी नहीं करते कि पाकिस्तानी माशरे में औरत पर जुल्म भी है, औरत के ऊपर बहुत सारे यानी उसको डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन हमारे जो रोल मॉडल्स हैं वो कुछ और होने चाहिए। ये आपने बात बिल्कुल दुरुस्त की, बहुत शुक्रिया आपका। राहील साहिबा जमात इस्लामी से हमारे साथ मौजूद थी। हमें मारूफ समाजी रहनुमा फरजाना बारी साहिबा भी ज्वाइन कर रही हैं, उनको भी हम वेलकम कहेंगे। लेकिन पहले ज़रा मुफ्ती ज़ुबैर साहब का मौक़िफ़ मैं इस मौजू पर लेना चाहूँगी। मुफ्ती साहब, होना चाहिए नहीं होना चाहिए ये भी एक मामला है, लेकिन अगर औरतें अपने हुकूक के लिए समझती हैं कि वो बाहर निकल रही हैं, औरत मार्च कर रही हैं, तो क्या इस पर मुकम्मल पाबंदी लगा देना भी ठीक अमल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। देखें, सबसे पहली बात तो ये कि जहाँ तक औरतों के हुकूक का ताल्लुक है, रियल राइट्स जो होते हैं उस पर हम उनके साथ खड़े हैं। मैं इस वक्त तक कोई तकरीबन हज़ारों लाखों फतावा लिख चुका हूँ। पाकिस्तान के तमाम दीनी मदारिस में एक होता है फतवा सेंटर दारुल इफ्ता, उसमें आए दिन खुला के तलाक के तक मसाइल आते हैं। हम सुबह शाम औरतों की हिमायत के अंदर फतावा लिख रहे होते हैं, जजों को कह रहे होते हैं, इस्लामिक आइडियालॉजी काउंसिल इसके ऊपर काम कर रही होती है, पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई कानून साजी होती है हम उसका साथ देते हैं। हमेशा अगर औरत को नानो नफ्ते का मसला है, तालीम का मसला है, क़याम का मसला है, ताम का मसला है, इलाजो मालजे का मसला है, महर का मसला है,
इंटीरियर सिंध और बलूचिस्तान के इलाकों में वडेरा निज़ाम और जागीरदाराना निज़ाम के मातहत जायदाद को तकसीम होने से बचाने के लिए कुरान से शादी का एक तस्वुर राइज है। हम इन सब को कंडेम करते हुए आ रहे हैं। ये हैं औरतों के असल हुकूक। आए, इन पे मार्च करें, जुलूस निकालें, रैलियां निकालें, हम क़यादत करेंगे। मगर सवाल ये पैदा होता है कि जो औरत मार्च के नाम से पिछले चंद सालों से हम यहाँ पर देख रहे हैं, चंद कतबा बरदार जो पाकिस्तानी इज्जत माब इफ़त माब ख़वातीन की नुमाइंदा हरगिज़ नहीं है, उनके स्लोगन क्या हैं? औरत की गवाही आधी नहीं है। सूरह बकरा आयत नंबर 282 के अंदर तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कई मामलात में औरत की गवाही आधी है। लो मैं बैठ गई सही से, इसका हक से क्या ताल्लुक है? एक स्लोगन है मैं अकेली, मैं आवारा, मैं आजाद, इसका हुकूक से क्या ताल्लुक है भाई? खतरनाक। चलें, आप भी ये कह रहे हैं कि जो स्लोगन्स हैं, जो नारे हैं, जो बैनर्स हैं, उन पर एतराज है। औरत मार्च पर कोई एतराज नहीं है और औरत के असल हुकूक, उन पर अगर औरत मार्च करती है तो आप कहते हैं वो होना चाहिए। मार्च होगा, इन स्लोगन्स के साथ जो औरत मार्च होगा उस पर मैं पाबंदी का मुतालबा करता हूँ। चलें, पॉइंट वजीर मजहबी उमूर ने सही काम किया है, वजीर आज़म को पाबंदी लगानी चाहिए। ये हमारी अक़दार नहीं है, ये मशरक़ी रिवायात, ये हमारी मौशरती रिवायात नहीं है, इक़दार के मनाफी है। सर पॉइंट टेकन। जरा फरजाना बारी साहिबा से भी मैं यही गुफ्तगू करना चाहूँगी। फरजाना साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नूरुल हक कादरी वफाकी वजीर हैं, वो ये खत में मुतालबा कर रहे हैं वजीर आज़म से कि औरत मार्च नहीं होना चाहिए, इसको बंद किया जाए, इसके स्लोगन ठीक नहीं है, क्या कहेंगी? काबिल मजम्मत ये खत है और इससे ये बात तो वाज़ेह हो गई कि ऐसा मिनिस्टर जो रिलीजियस अफेयर्स के मिनिस्टर जिनकी ये औरत दुश्मन सोच है, अगर आप उनको बिठाएंगे तो फिर वो इसी तरह इस्लाम का नाम लेके औरतों के ऊपर पाबंदियां लगेंगी, उनके इसी तरह उनका कत्लेआम होता रहेगा। और ये जो इन मुजालिम के खिलाफ जो औरतें आवाज़ उठाएंगी उनको इसी तरह मगरब ज़दा और वेस्टर्नाइज और अपने कल्चर से दूर कह के उन पर पाबंदियों की बात की जाती रहेगी। आप देखें कि औरत मार्च है, जो उनका जो रेजोल्यूशन होता है, जिनको ये कोई भी जहमत नहीं करता कि वो पढ़े कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं औरत मार्च के, इस दफा इस्लामाबाद में औरत मार्च हो रहा है, कराची, लाहौर, हैदराबाद में औरत मार्च हो रहा है। अगर आप हमारा जो डिमांड्स, जो चार्टर ऑफ डिमांड्स हम लेके 8 मार्च को जाते हैं, कोई जहमत नहीं गवारा करता कि उसको पढ़े। देखिए ये ओपन कॉल है। जब हम कहते हैं कि 8 मार्च वाले दिन जो चाहे वो आके इसमें शामिल हो जाए, लोग अपने लेकिन वो स्लोगन, वो अपने बैनर्स अपनी मर्जी से लेके आ जाते हैं। हम नहीं कर सकते जी, अच्छा जी, इसलिए देखिए कोई कंट्रोल नहीं है, हजारों लोग आते हैं। देखिए मसला ये कि जो, तो अगर आप ये समझती हैं कि लोग स्लोगन लेके आ जाते हैं, इस पर हमारा कोई चेक एंड कंट्रोल नहीं है, आपका जो आप चार्टर की बात करी है उसमें क्या है मुतालबात, वो क्या कहते हैं औरत मार्च में, और ये स्लोगन हैं ऐसे डिफरेंट है? जी देखें जी, बिल्कुल जो हम लिखते हैं उसमें हमारा ये है कि हम इस दफा का भी जो हमारा थीम आ रहा है वो जस्टिस का है। क्योंकि आप देख लें कि चाहे वो नूर मुकद्दम है, चाहे ये अभी जो कंदील बलोच है, ये हजारों हमारी खवातीन जो हैं जो कि मारी गई, जिनके रेप हुए, लेकिन कोई किसी को जस्टिस नहीं मिला। और कंदील बलोच का तो अभी आप देखें कि उसका भाई जो है जो था वो अब्दन बनाता फिर रहा है। तो हमारे तो ये है, हम इस बात के ऊपर बिलीव करते हैं कि जो शख्स जो भी इस मार्च में शामिल हो, उसका जो इशू उसके दिल में प्ले कार्ड लेकर आ जाता है, तो किसी का कोई हक नहीं है कि हम उसके ऊपर कोई पाबंदी लगाएं या हम उसको उसकी पॉलिसिंग करें, और ना हम कर सकते हैं। लेकिन आप ये समझती हैं फरजाना साहिबा, माशाल्लाह आप बहुत समझदार गुफ्तगू करती हैं, कि कुछ लोग जो इस तरह के स्लोगन्स लेकर इसमें आ जाते हैं, जो कुछ नामुनासिब अल्फाज होते हैं, उसको आप कंडेम करती हैं। देखिए जो वो हो सकता है यही लोग भेजते हो। देखिए जिनको कोई नामुनासिब कहता है, देखा हो सकता है कि जो हमारे औरत मार्च के हवाले से, अब ये भी डिपेंड करता है कि किन चीजों को हम नामुनासिब कह रहे हैं। जो मर्जी को नामुनासिब वो कहते हैं, गो के ये औरत मार्च वाले कोई अपना बैनर लेके नहीं आए थे, ये कोई खातून अपना प्ले कार्ड लेके आई थी, लेकिन फिर औरत मार्च ने उसको वो कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, और उन्होंने कहा कि जो भी लेके आया था, हम मेरा जिस्म मेरी मर्जी के हक में है। हम ये कहते हैं कि औरत के जिस्म पे उसका इख्तियार होना चाहिए। अगर वो पर्दा करना चाहती है, जैसे इंडिया में इस वक्त डिबेट चल रही है, तो किसी को ये हक नहीं है कि वो उसका नकाब हिजाब उतरवाए। और जो औरत नकाब हिजाब नहीं लेना चाहती, किसी का ये हक नहीं है कि वो डंडा लेके उसको ये कहे कि आप हिजाब पहनेंगे, अगर आप जो है बाइज्जत या बाहया औरत। अच्छा, वो
मुफ्ती जुबैर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी। जितना टाइम आपने फरजाना बारी साहिबा को दिया है, अब आप बिल्कुल खामोशी के साथ बीच में इंटरप्ट किए बगैर आप मेरी भी गुफ्तगू जरा सुनिएगा और मेरी गुफ्तगू भी जरा कारीन सामीन तक जाने दीजिएगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं आवारा, मैं बदचलन, इसके अंदर कौन सा हक है? पैट्रियार्की निज़ाम यानी पिदराना निज़ाम की तो मैं बजा कर रख दूंगी, इसमें हुकूक का क्या ताल्लुक है? खतरनाक खवातीन का जमाना, इसके अंदर हुकूक का क्या ताल्लुक है? डाइवोर्स एंड हैप्पी, इसके अंदर हुकूक कौन से आ गए? कोई एक खातून बताएं ना, ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से बताएं जो औरतों की माँ बहन बेटी के मीरास और जायदाद पर बात करे। अब मुझे बीच में इंटरप्ट ना कीजिएगा। अच्छा, जिसने ये बात की हो कि नान नफका, खुला, तलाक का रेशो, वहां पर इंटीरियर के इलाकों के अंदर कुरान से शादी, मेहर का मसला, उनके खाने का मसला, उनकी तालीम का मसला, कोटे का मसला, उन आए इन मौजुआत पर। हम सबसे बड़े अलमबरदार हैं, हमसे बड़ा कोई अलमबरदार नहीं है खवातीन के हुकूक का। हम तो इन मौजुआत पर काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, जुबैर साहब की वक्त की कमी है मेरे पास, मैं चाहूंगी फरजाना साहिबा आपकी बात का जवाब दें। किस्म के नारे लगते हैं तो उस वक्त फिर ये फौरन कह दिया करती है, नहीं जी हमारा तो ताल्लुक नहीं है। ऑर्गेनाइजर ने माइक सामने करके सठियाए हुए बुड्ढे से इंटरव्यू लिया है, उसने कहा निकाह ये साजिश है, निकाह को खत्म करो, निकाह तमाम के तमाम। चलेंगे, जवाब ले लूं मैं, ये जवाब ले लूं मुफ्ती जुबैर साहब। यही कह रहा हूँ कि इस तरह के स्लोगन हमारी खवातीन की डिमांड नहीं है। और मैं दर्द वो तो ये भी कह रही है ना, पता नहीं कोई और वही लोग लेके आते हैं जो मुखालिफ हैं इसके औरत मार्च के। हमारे समाज की खवातीन की डिमांड ही नहीं है। अच्छा ठीक है, मुफ्ती जुबैर साहब आप उनको बोलने का मौका दीजिए ताकि वो जवाब दे सके इस बात का। जी फरजाना साहिबा। देखिए, मैंने बहुत से नारों की बात की, लेकिन देखिए हम स्टार्ट करें जिस तरह मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे को हम ओन करते हैं और हम ये बिलीव, अच्छा इन्होंने तलाक की बात की, ये नारा भी गलत है। मेरे और आपके जिस्म पर अल्लाह की मर्जी है, हम अल्लाह ताला के पाबंद है। ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है और इसमें अल्लाह का हुक्म चलेगा। लेकिन आप देखें, आप उनको इंटरप्ट कर रहे हैं ना, फिर उनको भी बात करने दीजिए। औरत को वैसे करना चाहिए, मगर उनका भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना, उसकी हमें इज्जत करनी चाहिए, उनकी बात तो सुने ना। जी फरजाना साहब। जो मुफ्ती साहब है, इनका जो इस्लाम ये कहता है कि औरत डाइवोर्स अगर कहती है कि मैंने डिवोर्स लिया, अगर जिसको सारी जिंदगी अगर मार पीट हो रही है, उसके ऊपर 2-2, 3-3 औरतें लाके शादियां की जा रही हैं, उसके रोज उसके साथ अगर वो नहीं, प्लीज इंटरप्ट नहीं करेंगे आप। उसके बाद अल्लाह ताला ने ये इस्लाम ने हमें ये हक दिया, पाकिस्तान के कानून ने हमें हक दिया है कि औरत जो है वो तलाक ले सकती है। एक औरत अगर कहती है कि मैं और इसलिए मैंने कोई औरत अपनी खुशी से अपना घर तोड़ना नहीं चाहती, ये तो आप भूल ही जाए ना कि कोई औरत अपनी खुशी से अपना घर तोड़ेगी, वो जब मजबूर होती है तब वो तलाक की बात करती है। यही तो हम कह रहे हैं ना, आप प्रमोट कर रही हैं बाकायदा कतबा उठाकर, तो हम कह रहे हैं ये जो तलाक है ये मर्द जुल्म करता है और औरत के लिए परेशानी की बात है, दुख की बात है, अर्शुर रहमान हिल जाता है और ये हमारे समाज के अंदर पूरा समझा जाता है। उन्हीं चीजों को एक्सप्लेन कर रही हैं, वो एक्सप्लेन कर रही हैं। मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिससे बहुत तकलीफ हुई लोगों को। औरतों ने प्ले कार्ड लेके आए, उन्होंने कहा अपना खाना खुद गर्म कर ले, उससे बहुत तकलीफ हुई है क्योंकि आज पाकिस्तान में हक बताए ना, इसमें मीरास का कौन सा हक आया, नान नफ्ते का कौन सा हक आया, जायदाद का कौन सा हक आया। लेकिन फरजाना साहिबा, क्या आपको लगता है कि कहीं डिसबैलेंस हो रही हैं चीजें, कहीं डिसबैलेंस हो रही हैं? अब आप डे 1 से मुतनाज़ा नारे, डे 1 से मुतनाज़ा कल्चर, डे 1 से हमारे माश और समाज के ऊपर बदनुमा दाग है, पाबंदी लगानी चाहिए। ये आप भी डिफाइन करेंगे, आप ये नहीं डिफाइन करेंगे कि इस्लाम समाज की। बस आखिर में बस मुझे फरजाना साहब ये बता दें, अगर पाबंदी लगा देती है हुकूमत तो फिर क्या होगा लाएअमल? हम मुसलमान औरतें हैं, हम किसी को ये हक नहीं देते कि वो हमें बताए कि हमारा इस्लाम क्या है और वो हमें क्या, हम खुद मुसलमान। फेयर इनफ। मैं चाहूंगी फरजाना साहब बस मुझे बता दें, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है कि अगर ये पाबंदी लगाती है हुकूमत तो फिर लाएअमल क्या होगा? औरत मार्च फिर भी होगा, औरत मार्च और सूरत होगा, ठीक है मुफ्ती जुबैर साहब। और धमकियां दे रहे हैं, आपको पता है कि उस पे ये मिनिस्टर ने भी ये दे दिया, फिर सारे लोग जो हैं कह रहे हैं कि जी हम भी मार्च करेंगे। भले से करें, शौक से करें, लेकिन हमें डराने ठीक है कोई डरने वाला यहाँ पे नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुफ्ती फरजाना बारी साहिबा। वक्त की कमी है मेरे पास और प्रोग्राम मुझे क्लोज करना है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।